व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मॉडर्निस्ट अमेरिकन राइटर टी.एस. एलियट की बहुत ही फेमस पोएम द हॉलो मैन। ये पोएम 1925 में लिखी गई, जो वर्ल्ड वॉर 1 के कुछ साल बाद की बात है। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 तक रही हिस्ट्री की ये सबसे बड़ी और तबाहकुन जंग थी। यानी इसने बहुत ही तबाही की थी। लाखों लोगों की जानें चली गईं, लाखों मासूम लोग मर गए। इस जंग का यूरोप पर बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ, और सिर्फ यूरोप पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर बहुत बुरा असर हुआ। बहुत सारे लोगों का गॉड और रिलीजन से बिलीव उठ गया। बहुत सारे लोग अब ना तो मज़हब को मानते थे और ना ही किसी खुदा पर यकीन रखते थे। लोग कहने लगे कि अगर खुदा होता तो यूं तबाही ना होती, इस तरह लाखों मासूम लोग मारे ना जाते। लोगों का ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यू से भी यकीन उठ गया। कोई अब इखलाकियात को भी नहीं मान रहा था। पूरी दुनिया टूट फूट का शिकार हो गई। पॉलिटिक्स, रिलीजन और ह्यूमैनिटी सबको दचका लगा। लोग मायूस होने लगे, यानी डिसअपॉइंटेड होने लगे, खुद को खोखला महसूस करने लगे। तो उस टाइम के राइटर्स ने जब ये चीज़ें देखी तो उन्होंने इसके बारे में लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि पुरानी राइटिंग्स और पुरानी सोच अब इस मॉडर्न दुनिया में फिट नहीं हो रही थी। इस टाइम पीरियड को कहते हैं मॉडर्निज्म, यानी ये जो अर्ली 20th सेंचुरी का टाइम है इसे मॉडर्निज्म कहते हैं। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई, फिर 1940s में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो पोस्ट मॉडर्निज्म शुरू हुआ, यानी मॉडर्निज्म के बाद का टाइम। लेकिन जो पोएम हम आज डिस्कस करने वाले हैं, यानी द हॉलो मैन, टी.एस. एलियट ने भी इन सब के बारे में लिखा। इस पोएम का टाइम पीरियड है मॉडर्निज्म, क्योंकि ये 25 में लिखी गई। इस पोएम की टोटल 98 लाइन्स हैं और इन्हें 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है, यानी इसकी कोई ख़ास राइमिंग स्कीम नहीं है। ये था पोएम का बैकग्राउंड और इसके की फैक्ट्स। चलिए अब पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वी आर द हॉलो मैन, हम खाली लोग हैं, हम खोखले हैं। हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो हमें कंप्लीट कर सके, जो हमें पूरा कर सके। यहाँ हॉलो मैन मेटाफर है, यानी पोएट इंसान को खाली कह रहा है, खोखला कह रहा है। मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो चीज़ों का डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, यानी किसी एक चीज़ को डायरेक्टली कुछ और कह दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अली शेर है, तो हमने डायरेक्टली अली को शेर कह दिया है, शेर की तरह नहीं कहा। यानी एज और लाइक के वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए। हमने ये नहीं कहा कि अली इज़ लाइक अ लाइन, हमने डायरेक्टली कह दिया है कि अली इज़ लाइन, तो ये मेटाफर है। लेकिन अगर हम कहें कि अली इज़ लाइक अ लाइन, तो ये लाइक का जो वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये सिमिली है। यहाँ हॉलो मैन मेटाफर है क्योंकि पोइट डायरेक्टली इंसान को यही कह रहा है कि इंसान खाली है, खोखले हैं। वी आर स्टफ्ड मैन, हमारे अंदर भूसा भरा हुआ है। स्टफ्ड का मतलब है रॉ मटेरियल, यानी भूसा। लीनिंग टुगेदर, हम एक दूसरे की तरफ झुके हुए हैं। लीनिंग का मतलब है झुकना। हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, लेकिन हमारे सर स्ट्रॉ से भरे हुए हैं, हमारे सर भूसे से भरे हुए हैं। यानी हमारे पास अकल नहीं है, हमारे पास हमारे अपने ख्यालात नहीं हैं, हमारे पास सोचने की एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। अलास, अफसोस है। आवर ड्राइड वॉइसेस, हमारी आवाज़ें खुश्क हैं। When we whisper together, जब हम बोलते हैं, जब हम सरगोशी करते हैं। विस्पर का मतलब है आहिस्ता से बोलना, सरगोशी करना। तो पोएट कहता है कि जब हम बोलते हैं, जब हम बात करते हैं, तो हमारी आवाज़ों में कोई ताकत नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, आवाज़ें बिल्कुल खुश्क हैं। आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, हमारी आवाज़ें बिल्कुल खामोश हैं और बेमानी हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। एज विंड इन ड्राई ग्रास, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे खुश्क घास पर हवा हो। यहाँ अब सिमिली का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पोइट ने एज विंड कहा है। तो जहाँ भी एज और लाइक का वर्ड इस्तेमाल होता है, इसका मतलब कि वो सिमिली है। यानी पोइट आवाज़ों को विंड से कंपेयर कर रहा है,
کہ جس طرح خشک گھاس پر ہوا ہوتی ہے بالکل ایسے ہی ہماری آوازیں بھی خشک ہیں، ان میں کوئی وزن نہیں ہے، یہ میننگ لیس ہیں، کوائٹ ہیں۔ Our rat's feet broken glass in our dry cellar۔ ہماری آوازیں بالکل ویسی ہی ہیں جیسے چوہے کے پاؤں ٹوٹے ہوئے شیشے پر چلتے ہیں، یعنی ہماری آوازیں بے مقصد اور خوفناک ہیں۔ شیپ وداؤٹ فارم، ہمارے وجود کی کوئی شیپ نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے۔ شیڈ وداؤٹ کلر، ہمارے سائے کسی بھی رنگ کے بغیر ہیں۔ اس لائن کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، ہماری زندگی بے رنگ ہے۔ پیرالائزڈ فورس، اور ہمارے پاس فورس بھی ایسی ہے جو پیرالائز ہو چکی ہے، یعنی ہمارے پاس انرجی اور ہمارے پاس طاقت بھی ایسی ہے جو کسی کام کی نہیں ہے، جس سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں آکسیمورون ہے، یعنی دو اپوزٹ ورڈز ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ فورس ہے یعنی قوت ہے، طاقت ہے، لیکن وہ پیرالائز ہے، کسی کام کی نہیں ہے، تو یہ دو اپوزٹ ورڈز ہیں۔ اس طرح جب دو اپوزٹ ورڈز ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں تو لٹریری لینگویج میں اسے آکسیمورون کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پینفل پلیئر، یعنی پلیئر بھی ایسا جو پینفل ہے، تو یہ پینفل پلیئر بھی آکسیمورون کی ایگزامپل ہے۔ جیسچر وداؤٹ موشن، ہمارے جیسچر بھی بغیر کسی حرکت کے ہیں، بغیر کسی موشن کے ہیں، یعنی جو ہماری طاقت ہے وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے، اور جو ہمارے جیسچرز ہیں ان میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے، ان میں بھی کوئی انرجی نہیں ہے، وہ بھی بیکار ہیں، ان کا بھی کوئی پرپز نہیں ہے۔ Those who have crossed with direct eyes to death's other kingdom۔ death's other kingdom کا مطلب ہے ڈیتھ کے بعد کی دنیا، یعنی موت کے بعد کی جو دنیا ہے اسے یہاں death's other kingdom کہا گیا ہے، اور یہ ایک بہت پرانے رائٹر کے ورک کا ریفرنس ہے جس کا نام تھا دانتے۔ یہ دانتے کے ورک کا ریفرنس ہے، اور پوئم میں جب اسی طرح کسی دوسرے ورک کا ریفرنس آئے تو اسے الوژن کہتے ہیں۔ الوژن ایک لٹریری ڈیوائس ہے۔ پوئٹ کہتا ہے کہ جنہوں نے بہادری کے ساتھ موت کا سامنا کیا اور موت کے بعد دوسری دنیا میں چلے گئے، ریممبر اس، وہ ہمیں یاد رکھیں، اف ایٹ آل، اگر وہ ہمیں یاد رکھیں، ناٹ ایز لاسٹ وائلنٹ سولز، تو وہ ہمیں کھوئی ہوئی پرجوش روحوں کی طرح یاد نہ رکھیں۔ وائلنٹ یہاں ایکسائٹیڈ کے میننگ میں یوز کیا گیا ہے۔ بٹ اونلی ایز دا ہولو مین، دا اسٹفڈ مین، لیکن وہ ہمیں ایسے یاد کریں کہ ہم ہولو مین ہیں، ہم اسٹفڈ مین ہیں، یعنی ہم کھوکھلے ہیں، خالی ہیں۔ یہاں پوئٹ طنز کر رہا ہے، یہ آئرونک لائنز ہیں، یعنی یہاں آئرنی کا استعمال کیا گیا ہے۔ ویئرز، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو پوئم بھی سمجھ آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔